तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओचन और शांजी ने चिली पाउडर का इस्तेमाल करते हुए 7 पेटल फ्लावर से होने वाले इल्यूजन को खत्म कर दिया था। इसके बाद शाओचन प्रिंसेस यू को इन सब स्टूडेंट्स को शेनलन एकेडमी ले जाने का काम सौंपते हुए और खुद काई को ढूंढने के लिए रवाना हो गया। और यूं ही थोड़ी देर ढूंढने के बाद इन्हें शांजी के ट्रैकिंग लोटस फ्लावर की वजह से काई की लोकेशन मालूम हो गई। मगर जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो काई वहाँ पर अकेला मौजूद नहीं था, क्योंकि उसने टेलीपोर्टेशन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने मास्टर को भी यहाँ पर बुला लिया था, जो काई की ऐसी हालत को देखकर एक इविल टेक्निक को परफॉर्म करते हुए न सिर्फ उसकी इंजरीज को हील कर देता है, बल्कि इस टेक्निक की वजह से तो काई का ब्रेक थ्रू भी हो चुका। ये देखकर तो शाओचन और शांजी दोनों हैरान थे। इन दोनों को भी ये बात मालूम थी कि कोई और इनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। इसी वजह से शाओचन और शांजी डिसाइड करते हैं कि वो इस बारे में वाइस्टीन को बताएंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर वाइस्टीन को देखते हैं, जो कि घायल होने वाले स्टूडेंट्स को मेडिसिन दे रहे थे। वो स्टूडेंट्स टीन से कहते हैं कि ये पक्का किसी ने जानबूझकर किया है। एक स्टूडेंट ने तो सारा का सारा इल्जाम शानवो एकेडमी पर लगा दिया, जो बात सुनते साथ और डीन उसे समझाते हुए कहता है, तुम लोग इस बात की फिक्र मत करो, ये मैं खुद ही ढूंढ लूंगा कि आखिर इन सबके पीछे कौन था। और जैसे ही मुझे वो बंदा मिल जाएगा तो उसके बाद तो उसकी खैर नहीं। वो यहाँ पर अभी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शाओचन और शांजी भी पहुँच गए। वाइस्टीन इन दोनों का हालचाल पूछने के बाद इनकी डांट लगाते हुए कहता है कि तुम लोग जल्दी क्यों नहीं आए, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर इतना ज्यादा काम है। शांजी तो उनकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए फौरन से उनके पास जाकर उनसे कहने लगी, वाइस्टीन मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, क्या आप थोड़ी देर के लिए साइड पर आ सकते हैं। जिस पर वाइस्टीन उसे कहता है, हम इस बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी इन सबको छोड़कर नहीं जा सकता। शाओचन को भी पता था कि ये बुड्ढा ऐसे तो नहीं मानने वाला, इसीलिए वो उसे कहता है, मैं जानता हूँ कि आखिर इन सब स्टूडेंट्स की ऐसी हालत किसने की। जिस पर तो वाइस्टीन भी इनके साथ चल दिया। अब ये लोग एक सेपरेट रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर तो आने के बाद शांजी वाइस्टीन से सवाल करते हुए कहती है, उस टेक्निक को क्या कहते हैं जिसमें हम किसी के भी ब्लड का यूज करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर पाए। इस पर तो वाइस्टीन उसे जवाब देते हुए कहने लगे कि इस टेक्निक को ब्लडी ट्रिक कहा जाता है और ये पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन की केवल टेक्निक है। शाओचन तो इस मेथड के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था, इसीलिए वो वाइस्टीन से कहने लगा कि वाइस्टीन क्या आप मुझे और ज्यादा इस बारे में बता सकते हैं कि आखिर ये टेक्निक कैसे काम करती है। तो इस पर तो वाइस्टीन ने भी बताना शुरू कर दिया। वो उससे कहता है कि इसमें सबसे पहले एंशिएंट ब्लड एसेट्स को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के लोग उसे रिफाइन करते हैं, जो कि बाद में बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के काम आता है। पर ये मेथड तो टाओइज्म के खिलाफ है, इसी वजह से तुम दोनों से सीख नहीं सकते। जिस पर तो शाओचन और शांजी दोनों को ही इस बात का यकीन आ चुका था कि ये केवल टेक्निक है। इसी वजह से शांजी वाइस्टीन से कहने लगी कि इस टेक्निक को परफॉर्म करने वाले और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट येनलाओ थे। वाइस्टीन तो इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। वो इनसे कहता है कि येनलाओ वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, माना कि उसकी बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं, मगर फिर भी वो ऐसा पर्सन बिल्कुल नहीं है कि वो इस तरह की टेक्निक को परफॉर्म करे। और क्या तुम लोगों के पास कोई ऐसा एविडेंस है जिससे ये प्रूव हो सके कि प्रेसिडेंट ने इस टेक्निक को परफॉर्म किया था। ये बात सुनकर तो शाओचन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि अभी के लिए तो मेरे पास कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं, लेकिन अगर आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करें तो जल्दी हमारे पास एक सबूत भी आ जाएगा। पर वाइस्टीन तो इनकी हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो इनसे कहता है, हम लोग दोबारा सिर्फ तभी इस बारे में बात करेंगे जब तुम लोगों के पास कोई एविडेंस होगा। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। ये कहते साथ ही वाइस्टीन ने इन दोनों को ही कमरे से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट सीन हमें थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर तो अब ये सब लोग इकट्ठे हो चुके थे। प्रिंसेस यू को डोंगडोंग कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो शाओचन से सवाल करते हुए कहने लगी, शाओचन आखिर डोंगडोंग कहाँ पर है। डोंगडोंग का नाम सुनते साथ तो शाओचन उदास हो चुका। वो अपने पास से उसी आग को बाहर निकालते हुए इन दोनों को बताता है, पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन और काई ने मिलकर मुझ पर अटैक कर दिया था और डोंगडोंग ने वक्त रहते आकर मेरी जान बचा ली। हम दोनों उन सब से बचकर भाग रहे थे और यूं ही भागते भागते हम लोग फॉरबिडन एरिया में पहुंच गए, जहाँ पर तो बहुत सारे सोल ईटिंग बीस्ट मौजूद थे। इनसे बचने के लिए हम लोग डीमन हॉल के अंदर चले गए और वहाँ भी डोंगडोंग मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी चक्कर में डोंगडोंग की एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई और वो इससे एक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और ये सारी बातें सुनकर तो प्रिंसेस यू को काई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से भड़कते हुए कहती है कि काई कमीने, तुम एक दफा बस मुझे मिल जाओ, उसके बाद तो मैं तुम्हारा गंदा सड़ा हुआ मुंह तोड़ दूंगी। जिस पर तो शांजी प्रिंसेस यू को समझाते हुए कहती है कि तुम इस बात को मत भूलो कि काई प्रेसिडेंट येनलाओ का डायरेक्ट डिसिपल है। शाओचन भी शांजी की इस बात से एग्री करता था, इसीलिए वो शांजी से कहने लगा, उसके स्टेटस की वजह से हमारे लिए उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना काफी मुश्किल होगा। हमें दूसरे सीनियर लीडर्स की भी सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि उसके बगैर तो ये मुमकिन नहीं। अब शांजी इन सबको बताती है कि मैं एक ऐसे पर्सन को जानती हूँ जो इसमें हमारी मदद कर सकता है, और उस पर्सन का नाम था डीन आओयांगमिन। इस डीन के बारे में तो शाओचन और प्रिंसेस यू
दोनों ही नहीं जानते थे। इसी वजह से शानजिन दोनों को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि डीन आओयांग की स्ट्रेंथ और स्टेटस दोनों ही प्रेसिडेंट येनलाओ से ज्यादा है और एक दफा अगर हम उन्हें वापस ले आए तो उसके बाद हमें येनलाओ से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी और मैंने सुना है कि वो कहीं यहीं आसपास में ही मौजूद हैं। ग्वानहाओ को तो ये काम काफी मुश्किल लग रहा था, इसीलिए वो शानजी से सवाल करते हुए कहने लगा कि आखिर हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, हमें तो ये तक नहीं पता कि आखिर वो है कहाँ पर। डीन याओमिंग के बारे में कुछ दिन पहले ही डोंगफेंग बात कर रही थी जो कि प्रिंसेस यू ने भी सुन ली। डोंगफेंग कह रही थी कि रिसेंटली ही डीन याओमिंग का एक लेटर आया है और अगर इन लोगों को उस लेटर के सोर्स के बारे में मालूम हो जाए तो आसानी के साथ ये डीन की पोजीशन का पता लगा सकते हैं। मगर यहाँ पर भी एक मसला था क्योंकि डीन के प्राइवेट लेटर को कॉन्फिडेंशियल रखा गया था और कॉलेज के लेटर हाउस की सारी जिम्मेदारी तो डोंगफेंग की थी, जिस पर तो ये सब लोग इस सोच में पड़ गए कि आखिर डोंगफेंग को वहाँ से बाहर कौन निकालेगा ताकि वहाँ से जाकर डीन के लेटर को लेकर आया जा सके। शाओजन भी यहाँ बैठा ये सब अभी सोच ही रहा था कि आखिर शेर को उसकी गुफा से कैसे निकाला जाए कि सबने ही शाओजन की तरफ देखना शुरू कर दिया और प्रिंसेस यू शाओजन से कहने लगी कि ये काम तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो तो तुम्हें देखते साथ ही तुम्हें मारने के लिए भागने लगती है और इस बार भी वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगी, जिसके लिए तो शाओजन भी एग्री हो चुका था। इसके बाद तुम्हें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया जहाँ पर तो ये सब लोग कॉलेज के लेटर हॉल के बाहर पहुँच चुके थे। हॉल के अंदर पेटी डोंगफेंग भी अपना काम कर रही थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पीकॉक भी मौजूद था। स्पैरोस भी अलग अलग जगह से लेटर्स को लाकर उन्हें बॉक्सेस में डालकर वहाँ से रवाना हो जाती है और इसी वक्त यहाँ पर शाओजन पहुँच चुका है जिसने एक बॉल के साथ रस्सी को बांधा हुआ था। वो इस बॉल को पीकॉक के सामने फेंक देता है। वो पीकॉक इसे खाना समझकर इसके पास आ गई, मगर जैसे अभी वो इसे खाने ही वाली थी तो शाओजन ने फौरन से इस बॉल को पीछे की तरफ हटा दिया। अब पीकॉक भी इस बॉल को खाना चाहती थी, इसी वजह से वो दोबारा से इस बॉल के पास जाने लगी। ये देखते हुए तो शाओजन भी फौरन से इस बॉल की जगह को बदल देता है और इसी तरह से करते करते आखिरकार वो पीकॉक लेटर हॉल के बाहर चली गई। छत पर बैठा शाओजन रोड की मदद से इस बॉल को कंट्रोल कर रहा था और जैसे ही पीकॉक बाहर आ गई तो डोंगफेंग ने उसे देखने के लिए कर्टन्स को हटा दिया, लेकिन उसके सामने तो शाओजन खड़ा था और शाओजन को देखते साथ तो डोंगफेंग को वही मंजर याद आ गया कि जब शाओजन ने उसे कपड़ों के बिना देख लिया था और इस बात को याद करते ही डोंगफेंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो गुस्से से भड़कते हुए कहने लगी, शाओजन आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स को अनलीश कर दिया जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारी की सारी चीजें जल चुकी। पर डोंगफेंग का गुस्सा तो अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसी वजह से उसने शाओजन पर हमला कर दिया। शाओजन खुद को इस हमले से बचाते हुए सीधा जाकर उस पीकॉक के ऊपर बैठ गया। वो पीकॉक को उस बॉल का लालच देते हुए उसकी मदद से डोंगफेंग के हमलों को डॉश करने की कोशिश कर रहा था। अब वो पीकॉक को उड़ाते हुए वहाँ से दूर ले जाने लगा। डोंगफेंग भी पीछे की तरफ खड़ी ये सारा नजारा देख रही थी। पहले तो वो शाओजन के पीछे नहीं जाने वाली थी, मगर वो खुद को रोक ना पाई, इसी वजह से उसने फौरन से अपने ट्राइडेंट को बाहर निकाल लिया। वो पीछे से शाओजन को चिल्लाकर कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को भी बुली कर लोगे, मगर आज तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाली। और ये कहते साथ ही उसने वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लिया, जिस पर सवार होते हुए वो शाओजन के पीछे जाने लगी। इधर ये तीनों भी घात लगाए बैठे थे कि आखिर कब डोंगफेंग यहाँ से निकले और ये लोग लेटर हॉल में एंटर करें। प्रिंसेस यू डोंगफेंग को ये जाता देख शानजी से कहने लगी कि अगर डोंगफेंग को ये बात मालूम हो गई कि हम लोग उसकी पीठ पीछे ये सब कर रहे थे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। जिस पर शानजी से जवाब देते हुए कहने लगी कि हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता मौजूद नहीं। वैसे भी ये बात जितने कम लोगों को मालूम होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद तो ये तीनों ही लेटर हॉल की तरफ जाने लगे। अंदर पहुँचने के बाद जब इन लोगों ने चारों तरफ देखा तो वहाँ पर बहुत सारे लेटर बॉक्सेस मौजूद थे, जिन्हें देखकर तो प्रिंसेस यू परेशानी हो गई। वो शानजी से कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, हम इनमें से भला उस लेटर को कैसे ढूंढेंगे। जिस पर शानजी अब उससे बताती है कि ऊपर देखो वहाँ पर कैटेगरीज नेम लिखे हैं, इससे हमें उस लेटर को ढूंढने में मदद मिलेगी। चलो अलग अलग होकर जल्दी से उस लेटर को ढूंढते हैं। इधर डोंगफेंग भी हाथ धोकर शाओजन के पीछे पड़ चुकी थी। शाओजन बेचारा तो अपनी जान बचाकर उससे भागे जा रहा था। वो डोंगफेंग को शांत करवाने के लिए उससे कहता है कि डोंगफेंग तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, अगर तुम इसी तरह से गुस्सा करती रही तो जल्दी तुम्हारे मुंह पर रिंकल्स आ जाएंगे, इसलिए तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। जिस पर डोंगफेंग उसे जवाब देते हुए कहती है कि मुझे खुशी सिर्फ तुम्हें मारने के बाद ही मिलेगी। और ये बात कहते साथ ही डोंगफेंग ने अपने टाइटन का इस्तेमाल करके दोबारा से शाओजन पर फायरबॉल से अटैक्स करने शुरू कर दिए और इन्हीं फायरबॉल्स की वजह से वहाँ पर चारों तरफ धुआं फैल गया, जिस वजह से तो शाओजन खांसने लगा और उसका ध्यान उस पीकॉक से हट जाता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए उस पीकॉक ने उस बॉल को अपने मुंह में डाल लिया। अब शाओजन यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि उस पीकॉक के मुंह से उस बॉल को निकाल सके, मगर वो पीकॉक भी अपने मुंह से उस बॉल को निकालने के लिए तैयार नहीं थी और इसी वजह से ये दोनों ही जमीन पर आकर गिर जाते हैं और डोंगफेंग अपने फिनिक्स पर सवार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जो बात देखकर तो शाओजन समझ चुका था कि डोंगफेंग अब उससे अच्छा धोने वाली है, इसी वजह से वो डोंगफेंग
डोंगफेंग से कहने लगा कि हमें मासूम लोगों पर रहम करना चाहिए, जिस पर डोंगफेंग उसे जवाब देते हुए कहने लगी कि अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी। जो कहते साथ ही उसने दोबारा से फायरबॉल से शाओचन पर अटैक्स करने शुरू कर दिए। यहाँ पर शाओचन अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे हमलों को डॉज करने की कोशिश कर रहा था। अब शाओचन को यहाँ पर 2 फायरबॉल्स लगने ही वाली थी कि शाओचन ने फौरन से ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें डोंगफेंग की तरफ ही थ्रो कर दिया, जिसकी वजह से तो डोंगफेंग के थोड़े से बाल भी जल जाते हैं। इस बात ने तो डोंगफेंग को और ज्यादा भड़का दिया। वो शाओचन से कहती है तो तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो। जो कहते साथ ही डोंगफेंग ने वहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए 2 स्पिरिचुअल बर्ड्स को क्रिएट कर लिया, जिन्हें वो शाओचन की तरफ भेज देती है। शाओचन इन दोनों के हमलों को डॉज करते हुए डोंगफेंग से कहने लगा तुम तो गुस्से की बहुत तेज हो, भला तुम जैसी लड़की से शादी कौन ही करेगा। इस बात से तो डोंगफेंग के तन बदन में आग लगी और वो शाओचन पर भड़कते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें किसने हक दिया मुझे जज करने का, और ये कहने वाले तुम होते कौन हो। जिसके बाद तो उसने दोबारा से अपने स्पिरिचुअल बर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए शाओचन पर अटैक कर दिया था। शाओचन के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसी वजह से उसने जेडरुई की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से तो शाओचन की स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों ही बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। और शाओचन सारे के सारे स्पिरिचुअल बर्ड्स को पैरी करते हुए अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए डोंगफेंग पर हमला कर चुका, और डोंगफेंग इस हमले को डॉज ना कर पाई और सीधा आकर जमीन पर गिर गई। डोंगफेंग यहाँ पर थोड़ी सी इंजर्ड भी हो चुकी थी, मगर अभी भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं। वो शाओचन से कहती है शाओचन अब तुम अपनी हद से आगे बढ़ चुके हो। जो कहते साथ ही वो अपने टाइटन को बाहर निकालकर हवा में जंप करते हुए वो शाओचन पर अपना फाइनल अटैक चलने ही वाली थी, मगर इससे पहले कि वो शाओचन पर अपना अटैक चल पाती, इससे पहले ही शाओचन ने जेडरुई को बाहर निकाल लिया था। और जेडरुई के बारे में तो हमें पहले से ही मालूम है कि जेडरुई दूसरों की पावर्स को एब्सॉर्ब करता है, और उसने यहाँ पर भी यही करना शुरू कर दिया था। ये देखते हुए डोंगफेंग शाओचन से सवाल करते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर शाओचन उसे कहता है कि मैं ये नहीं कर रहा, प्लीज तुम मेरा यकीन करो। इधर जेडरुई ने इतनी ज्यादा पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया था कि उसकी वजह से ये डोंगफेंग के टाइटन का क्रिस्टल भी टूट गया और डोंगफेंग भी दूर जाकर गिर गई। डोंगफेंग खुद को संभालते हुए शाओचन के पास जाने लगी। शाओचन भी उसे अपनी तरफ आता देख धीरे धीरे पीछे की तरफ हटता जा रहा था, मगर अब तो शाओचन गया था, क्योंकि डोंगफेंग शाओचन के पास आकर उस पर लातों और मुखों गुस्सों की बरसात शुरू कर देती है। बेचारा शाओचन तो बस चिल्लाते हुए यही कह रहा था कि प्लीज मेरी बात सुन लो, पर डोंगफेंग तो अब उसकी एक भी नहीं सुनने वाली। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इन तीनों पर आ जाता है। ये लोग अभी भी उस लेटर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये प्रिंसेस यू ने एक लेटर बॉक्स को खोल दिया, जिसकी वजह से आसपास के लेटर बॉक्स भी खुल गए और वो सारे के सारे लेटर्स उड़कर हवा में जाने लगे, जिसके बाद तो इन सबको वो सुनाई देने लगा जो कुछ भी उन लेटर्स में लिखा हुआ था। इन सब चीजों की वजह से तो प्रिंसेस यू अब तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो शांति से कहती है कि इन्हें खामोश करवाओ, और इसी वजह से शांति ने अपने पास मौजूद एक तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए वहाँ मौजूद सारे के सारे लेटर्स को डीएक्टिवेट कर दिया। और न सिर्फ डीएक्टिवेट किया, बल्कि इस तालिस्मान की वजह से अब इन लोगों के पास डीन याओ का भी लेटर आ चुका था। ये तीनों अभी उस लेटर को खोलकर देख रहे थे कि तभी ने डोंगफेंग की आवाज सुनाई दी, जो कि शाओचन से कह रही थी कि तुम मेरा पीछा मत करो, यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। जिस पर शाओचन उससे कहने लगा प्लीज मेरी बात तो सुन लो, प्लीज मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल मत करना। मगर डोंगफेंग तो अभी भी काफी गुस्से में थी और वो शाओचन से कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। तुमने उस क्रिस्टल को भी तोड़ दिया जो कि मुझे ग्रैंडपा ने दिया था, तुम्हें पता भी है कि वो कितना ज्यादा कीमती था। जो कहते साथ ही उसने शाओचन की तरफ एक ग्लास फेंक दिया। शाओचन उसे डोज करते हुए कहने लगा प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, आइंदा के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। इस पर डोंगफेंग उसे कहती है तुम बस यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब वो सीधे यहाँ पर लेटर होल की तरफ आगे बढ़ने लगी, जहाँ पर ये तीनों ही मौजूद थे। इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।